हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के गद्यखंड पाठ 5 एक कहानी ये भी, जिन्होंने किसने लिखा था ये एक कहानी ये भी, ये इन्होंने लिखा मनु भंडारी जी ने। तो लेखिका मनु भंडारी जी ने एक कहानी ये भी लिखी है जिसके आज हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो पहला प्रश्न चले देखते हैं क्या है। लेखिका के जीवन में उनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व मुख्य पे 2 लोगों का प्रभाव पड़ा, एक पिताजी का, दूसरा शिक्षिका शीला अग्रवाल जी। पिताजी तो उसके क्या उनको एक तरफ तो अच्छी बात बताते, दूसरी तरफ उसकी तुलना बड़ी बहन से करते, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता और सकारात्मक प्रभाव पड़ता। तो देखो, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। एक तरफ उसके पिता उसकी तुलना बड़ी बहन से करते थे जो उसे लेखिका को पसंद नहीं थे, जो लेखिका मनु भंडारी जी को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ वही पिता राजनीति में सक्रिय बनने के लिए कहते हैं। बड़ी बहन सुशीला थी, वो दिखने में सुंदर गोरी थी, तो उसकी तुलना मनु भंडारी से करते थे कि तू भद्दी है, सुंदर नहीं है, तो वो एक उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ वहीं पिताजी राजनीति में भाग लेने के लिए कहते थे, तो उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखो, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पे को उभारने, मतलब लेखिका जब अपनी लेखनी द्वारा लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो उनके टीचर शीला अग्रवाल जी उन्हें बहुत प्रेरित करते थे कि ऐसे करो वैसे करो। तो उनके जीवन में शीला अग्रवाल जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब लेखिका के व्यक्ति को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा देखो, इस आत्मकथ्य, तो एक कहानी ये भी एक आत्मकथ्य के समान है। आत्मकथा तो नहीं है, क्योंकि आत्मकथा में तो अपने जीवन के प्रत्येक घटना को बताया जाता है, लेकिन ये एक कहानी ही बताई है, थोड़ा बहुत अपने जीवन के बारे में बताया है, तो इसे हम आत्मकथ्य कह सकते हैं। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो देखो उत्तर, भटियार खाना सब भट्टी यानी चूल्हा से बना है। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए ही लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया। यानी लेखिका के पिता ये चाहते थे कि लेखिका रसोई में काम नहीं करे, क्योंकि रसोई में अगर काम करने लग जाए लड़कियां तो फिर वे रसोई का काम ही कर सकती है, अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा सकती है, वे खाना पकाने में ही सीमित रह जाती है। तो उनके पिता उन्हें भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे रसोई को। तीसरा देखो, वे कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ने अपनी आंखों पर विश्वास हुआ, ने अपनी कानों पर। ऐसी कौन सी घटना थी, लेखिका जब सुनी, देखी और सुना तो उसके आंखों पर कानों पर दोनों पर विश्वास नहीं हुआ। तो देखो, लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल। उत्तर देखो, लेखिका के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पिताजी को बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है, मतलब मन्नू वहाँ पर अपनी मनमानी करती है और नारेबाजी लगाती है। तो प्रिंसिपल उससे परेशान होकर उनके पिताजी को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती है। तो पिताजी ने कहा, ये तो देश की मांग है, मतलब देश के लिए तो काम कर रही है। जब लेखिका के पिता बड़े गर्व के साथ यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हुआ, मतलब गर्व महसूस हुआ। लेखिका के प्रिंसिपल ने बुलाया तो एक बार लेखिका को तो बहुत डर लगा कि अब क्या होगा, पिताजी डांटेंगे, लेकिन पिताजी के बातों को सुनकर लेखिका को विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर और कानों पर। चौथा प्रश्न देखो, लेखिका की
अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखना है कि मतलब उनके वैचारिक दोनों के बीच कौन सी टकरात होती रहती थी। लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक, मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन एक निश्चित सीमा तक, बहुत ज़्यादा नहीं। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। किन्हें पसंद नहीं था? लेखिका के पिताजी को। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराव होती रहती, मतलब बातें में टकराव होती रहती। दूसरा देखो, यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, मतलब देश के राजनीतिक लोग वहाँ घर पे आते जाते थे तो वे स्थितियों से प्रति जागरूक तो थे ही। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, मतलब स्त्री को कहीं कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन उनके पिताजी का मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, परंतु वे स्त्रियों को दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते हैं, यानी वो चाहते थे कि स्त्रियां बाहर जाकर कार्य न करें। लेखिका के खुले विचारों की महिला थी, लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनके वैचारिक टकराव भी होते थे। इस प्रकार उनके पिता के साथ लेखिका के वैचारिक टकराव होते रहते थे। तो पांचवा लास्ट प्रश्न देखो, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखाचित करना है। मतलब इस आत्मकथ्य में जो मनु जी ने योगदान दिया है उनके बारे में। 1942 से 47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश और खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मनु भंडारी जी ने भी आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़क पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे, जुलूस किए और इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह और अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार मनु भंडारी जी ने क्या किया? स्वाधीनता आंदोलन में अपना परिदृश्य चित्रण जरूर किया। थैंक यू।